नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रेम आश्रम उपन्यास का अगला भाग लेकर, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और इसके पहले के 6 भाग हो चुके हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट के अंतर्गत इसी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। गायत्री अब पल भर भी न ठहर सकी। ज्ञान शंकर से बोली, मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ नहीं बैठा जाता, मुझे घर पहुँचा दीजिए। उसे संशय था कि ज्ञान शंकर वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करेंगे, चलेंगे भी तो क्रुद्ध होकर, पर ये बात न थी। ज्ञान शंकर सहर्ष उठ खड़े हुए, बाहर आकर एक बग्घी किराए पर की और घर चले। गायत्री ने इतना जल्द थिएटर से लौट आने के लिए क्षमा मांगी, फिर वैश्याओं की बेशर्मी की चर्चा की, पर ज्ञान शंकर ने कुछ उत्तर न दिया। उन्होंने आज मन में एक विषम कल्पना की थी और इस समय उसे कार्य रूप में लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों को इस प्रकार एकाग्र कर रहे थे मानो किसी नदी में कूद रहे हों। उनका हृदयाकाश मनोविकार की काली घटाओं से आच्छादित हो रहा था, जो इधर महीनों से जमा हो रही थी। वह ऐसे ही अवसर की ताक में थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थिर कर दिया। लक्षणों से उन्हें गायत्री का सहयोग भी निश्चय होता जाता था। उसका थिएटर देखने पर राजी हो जाना, विद्या के साथ घर न लौटना, उनके साथ अकेले बग्घी में बैठना, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। कदाचित उन्हें अवसर देने के लिए ही वह इतनी जल्दी लौटी थी, क्योंकि घर की फिटन पर लौटने से काम में विघ्न पड़ने का भय था। ऐसी अनुकूल दशा में आगा पीछा करना उनके विचार में वह कापुरुषक कायरता थी, जो अभिष्ट सिद्धि की घातक है। उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि पुरुषोचित उदंडता वशीकरण का सिद्ध मंत्र है। तत्क्षण उनकी विकृत चेष्टा प्रज्वलित हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, रक्त खौलने लगा, सांस वेग से चलने लगी। उन्होंने अपने घुटने से गायत्री की जांघ में एक ठोका दिया। गायत्री ने तुरंत पैर समेट लिए। उसे कुचेष्टा की लेस मात्र की शंका न हुई, किंतु एक क्षण के बाद ज्ञान शंकर ने अपने जलते हुए हाथ से उसकी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी। गायत्री ने चौंक कर हाथ खींच लिया, मानो किसी विषधर ने काट खाया हो, और भयभीत नेत्रों से ज्ञान शंकर को देखा। सड़क पर बिजली की लालटेनें जल रही थी। उनके प्रकाश में ज्ञान शंकर के चेहरे पर एक संतप्त उग्रता, एक प्रदीप्त दुस्साहस दिखाई दिया। उसका चित्त अस्थिर हो गया, आंखों में अंधेरा छा गया, सारी देह पसीने से तर हो गई। उसने कातर नेत्रों से बाहर की ओर झांका। समझ ना पड़ा कि कहाँ हूँ, कब घर पहुँचूंगी। निर्बल क्रोध की एक लहर नसों में दौड़ गई और आंखों से बह निकली। उसे फिर ज्ञान शंकर की ओर ताकने का साहस न हुआ। उनसे कुछ कह न सकी। उसका क्रोध भी शांत हो गया, वह संज्ञा शून्य हो गई। सारे मनोवेग शिथिल पड़ गए। केवल आत्मवेदना का ज्ञान आरे के समान हृदय को चीर रहा था। उसकी वह वस्तु लुट गई जो उसे जान से भी अधिक प्रिय थी, जो उसके मन की रक्षक, उसके आत्म गौरव की पोषक, धैर्य का आधार और उसके जीवन का अवलंब थी। उसका जी डूबा जाता था। सहसा उसे जान पड़ा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। अब तक उसका ध्यान अपने अपमान के इस वाह्य स्वरूप की ओर नहीं गया था। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल मेरा आत्मिक पतन ही नहीं है, उसने मेरी आत्मा को कलुषित नहीं किया, वरन मेरी बाह्य प्रतिष्ठा का भी सर्वनाश कर दिया। इस अवगति ने उसके डूबते हुए हृदय को थाम लिया। गोली खाकर दम तोड़ता हुआ पक्षी भी छुरी को देखकर तड़प जाता है। गायत्री जरा संभल गई। उसने ज्ञान शंकर की ओर सजल आंखों से देखा। कहना चाहती थी, जो कुछ तुमने किया उसका बदला तुम्हें परमात्मा देंगे, लेकिन यदि सौजन्यता का अल्पांश भी रह गया तो मेरी लाज रखना। सतीत्व का नाश तो हो गया, पर लोक सम्मान की रक्षा करना। किंतु शब्द न निकले, अश्रु प्रवाह में विलीन हो गए।
ज्ञान शंकर को भी मालूम हो गया कि मैंने धोखा खाया। मेरी उद्विग्न सारा काम चौपट कर दिया। मेरी उद्विग्नता ने सारा काम चौपट कर दिया। अभी तक उन्हें अपनी अधोगति पर लज्जा न आई थी। गायत्री की सिसकियाँ सुनी तो हृदय पर चोट सी लगी। अंतरात्मा जागृत हो गई, गर्दन झुक गई, कुवासना लुप्त हो गई। अपने पाप की अधमता का ज्ञान हुआ। ग्लानि और अनुताप के भी शब्द मुँह तक आए, पर व्यक्त न हो सके। गायत्री की ओर देखने का हौसला भी न पड़ा। अपनी मलिनता और भ्रष्टता अपनी ही दृष्टि से ओछी मालूम होने लगी। मैं कैसा दुरात्मा हूँ। मेरे विवेक, ज्ञान और सद्विचार ने आत्महिंसा के सामने सिर झुका दिया। मेरी उच्च शिक्षा और उच्च आदर्श का यही परिणाम होना था। अपने नैतिक पतन ज्ञान ने आत्मवेदना का संचार कर दिया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। दोनों प्राणी खिड़कियों से सिर निकाले रोते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी घर पहुँच गई। आंधी का पहला वेग जब शांत हो जाता है, तब वायु के प्रचंड झोंके, बिजली की चमक और कड़क बंद हो जाती हैं। मूसलाधार वर्षा होने लगती है। गायत्री के चित्त की शांति भी द्रवीभूत हो गई। हृदय में रुधिर की जगह आंसुओं का संचार हो रहा था। आधी रात बीत गई पर उसके आंसू न थमे। उसका आत्मगौरव आज नष्ट हो गया। पति वियोग के बाद उसकी सुदृढ़ स्मृति ही गायत्री के जीवन सुख की नींव थी। वही साधु कल्पना उसकी उपास्य थी। वह इस हृदय कोश को, जहाँ वह अमूल्य रत्न संचित था, कुटिल आकांक्षाओं की दृष्टि से बचाती रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि वह वस्त्र आभूषणों से प्रेम रखती थी, उत्तम भोजन करती थी, सदैव प्रसन्न चित्त रहती थी, किंतु इसका कारण उसकी विलासप्रियता नहीं, वरन अपने सतीत्व का अभिमान था। उसे संयम और आचार का स्वांग भरने से घृणा थी। वह थिएटर भी देखती थी, आनंद के उत्सव में शरीक भी होती थी। आभरण, सुरुचि और मनोरंजन की सामग्रियों का त्याग करने की वह आवश्यकता न समझती थी, क्योंकि उसे अपनी चित्त स्थिति का विश्वास था। वह एकाग्र होकर अपने इलाके का प्रबंध करती थी। जब उसके आंसू थमे तो वह इस दुर्घटना के कारण और उत्पत्ति पर विचार करने लगी। सने सने उसे विदित होने लगा कि इस विषय में मैं सर्वथा निरपराध हूँ। ज्ञान शंकर कदापि ये दुस्साहस न कर सकते यदि उन्हें मेरी दुर्बलता पर विश्वास न होता। उन्हें ये विश्वास क्यों हुआ? मैं इन दिनों उनसे बहुत स्नेह करने लगी थी। ये अनुचित था। कदाचित इसी संपर्क ने उनके मन में ये भ्रम अंकुरित किया। तब उसे वह बात याद आती जो उन संगतों में हुआ करती थी। उनका झुकाव उन्हीं विषयों की ओर होता था जिन्हें एकांत और संकोच की जरूरत है। उस समय वह बातें सर्वथा दोष रहित जान पड़ती थी, पर अब उनके विचार से ही गायत्री को लज्जा आती थी। उसे अब ज्ञात हुआ कि मैं अज्ञान दशा में धीरे धीरे ढाल की ओर चली जाती हूँ, और अगर ये गहरी खाई सहसा न आ पड़ती तो मुझे अपने पतन का अनुभव ही न होता। उसे आज मालूम हुआ कि मेरे प्रति प्रेम बंधन जर्जर हो गया, नहीं तो मैं इन वार्ताओं के आकर्षण से सुरक्षित रहती। वह अधीर होकर उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। इस चित्र को वह सदैव अपने कमरे में लटकाए रहती थी। उसने ग्लानिमय नेत्रों से चित्र की ओर देखा और कांपते हुए हाथों से उतारकर छाती से लगाए देर तक खड़ी रोती रही। इस आत्मिक आलिंगन से उसे एक विचित्र संतोष प्राप्त हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो कोई तड़पते हुए हृदय पर मरहम रख रहा है, और कितने कोमल हाथों से वह उस चित्र को अलग न कर सकी और उसे छाती से लगाए हुए बिछावन पर लेट गई। उसका हृदय इस समय पति प्रेम से आलोकित हो रहा था। वह एक समाधि की अवस्था में थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था यद्यपि पति देव यहाँ अदृश्य हैं, तथापि उनकी आत्मा अवश्य यहाँ भ्रमण कर रही है। सने सने उसकी कल्पना सचित्र हो गई। वह भूल गई कि मेरे स्वामी को मरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह अकुलाकर उठ बैठी। उसे ऐसा जान पड़ा कि उनके वक्ष से रक्त स्रावित हो रहा है और कह रहे हैं कि ये तुम्हारी कुटिलता का घाव है। तुम्हारी पवित्रता और सत्यता मेरे लिए
रक्षास्त्र थी, वह ढाल आज टूट गई। बेवफाई की कटार हृदय में चुभ गई। मुझे तुम्हारे सतीत्व पर अभिमान था, वह अभिमान आज चूर चूर हो गया। शोक, मेरी हत्या उन्हीं हाथों से हुई जो कभी मेरे गले में पड़े थे। आज तुमसे नाता टूटता है, भूल जाओ मैं तुम्हारा पति था। गायत्री स्वप्न दशा में उसी कल्पित व्यक्ति के सम्मुख हाथ फैलाए हुए विनय कर रही थी। शंका से उसके हाथ पांव फूल गए। वह चीख मार भूमि पर गिर पड़ी। वह कई मिनट तक बेसुध पड़ी रही। जब होश आया तो देखा कि विद्या, लौंडियाँ, महरियाँ सब जमा हैं और डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाया जा रहा है। उसे आंखें खोलते देखकर विद्या झपट कर उसके गले से लिपट गई और बोली, बहन तुम्हें क्या हो गया था? और तो कभी ऐसा ना हुआ था। गायत्री, कुछ नहीं, एक बुरा स्वप्न देख रही थी। लाओ थोड़ा सा पानी पीऊँगी, गला सूख रहा है। विद्या, थिएटर में कोई भयानक दृश्य देखा होगा। गायत्री, नहीं, मैं भी तुम्हारे आने के थोड़ी ही देर पीछे चली आई। जी नहीं लगा, अभी थोड़ी ही रात है क्या? बाबूजी ध्रुपद आलाप रहे हैं। विद्या, 12 तो कब के बज चुके हैं, पर उन्हें किसी के मरने जीने की क्या चिंता। उन्हें तो अपने राग रंग से मतलब है। महरी ने जाकर तुम्हारा हाल कहा तो एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ दौड़ा दिया, फिर गाने लगे। गायत्री, ये तो उनकी पुरानी आदत है, वह कोई नई बात थोड़े ही है। रमन बाबू का यहाँ बुरा हाल हो रहा है और वह डिनर में गए हुए थे। जब दूसरे दिन मैंने बातों बातों में उनकी चर्चा की तो बोले, मैं वचन दे चुका हूँ और जाना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने व्यक्तिगत विषयों को सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल पृथक रखना चाहता हूँ। विद्या, उस साल जब अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला, तब हम लोग इलाके पर गए। तुम गोरखपुर में थी। उन दिनों बाबूजी की निर्दयता देखकर मेरे रोए खड़े हो जाते थे। आसामियों के रुपए वसूल न होते और हमारे यहाँ नित्य नाच रंग होता था। बाबूजी को उड़ाने के लिए रुपए न मिलते तो वह चिढ़कर आसामियों पर गुस्सा उतारते। 100 मनुष्य को एक पाँति में खड़ा करके हंटर से मारने लगते। बेचारे तड़प तड़प कर रह जाते, पर उन्हें तनिक भी दया ना आती। इसी मारपीट ने इन्हें निर्दय बना दिया है। जीवन मरण तो परमात्मा का हाथ है। जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगी कि भैया की अकाल मृत्यु इन्हीं दिनों की हाय का फल है। गायत्री, तुम बाबूजी पर अन्याय करती हो। उनका कोई कसूर नहीं, आखिर रुपए कैसे वसूल होते? निर्दयता अच्छी बात नहीं, किंतु जब इसके बिना काम ही न चले तो क्या किया जाए? तुम्हारे जीजा कैसे सज्जन थे, द्वार पर से किसी भिक्षुक को निराश न लौटने देते। सत्कार्यों में हजारों रुपए खर्च कर डालते थे। ऐसा कोई दिन न जाता जो 150 साधुओं को भोजन न कराते हों। हजारों रुपए तो चंदे दे डालते थे, लेकिन उन्हें भी आसामियों पर सख्ती करनी पड़ती थी। मैंने स्वयं उन्हें बड़े आसामियों की मुस्के कसके पिटवाते देखा है। जब कोई और उपाय ना सूझता तो घरों में आग लगवा देते। अब मुझे भी वही करना पड़ता है। उस समय मैं समझती थी कि वह व्यर्थ इतना जुल्म करते हैं, उन्हें समझाया करती थी, पर जब अपने माथे पड़ गई तो अनुभव हुआ कि ये नीच बिना मार खाए रुपए नहीं देते। घर में रुपए रखे रहते हैं, पर जब तक 2-4 लात घूंसे ना खा ले या गालियाँ ना सुन लें, देने का नाम नहीं लेते। यह उनकी आदत है। विद्या, मैं यह ना मानूंगी, किसी को मार खाने की आदत नहीं हुआ करती। गायत्री, लेकिन किसी को मारने की भी आदत नहीं होती। ये संबंध ही ऐसा है। एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास और आत्महीनता के भावों को पुष्ट करता है, दूसरी ओर जमींदारों को अभिमानी, निर्दय और निरंकुश बना देता है। विद्या ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दोनों बहनें एक ही पलंग पर लेटी। गायत्री के मन में कई बार इच्छा हुई कि आज की घटना को विद्या से बयान कर दूं। उसके हृदय पर एक बोझा सा रखा था, इसे वह हल्का करना चाहती थी। ज्ञान शंकर को विद्या की दृष्टि में गिराना भी अभीष्ट था, यद्यपि उसका स्वयं अपमान होता था, लेकिन ज्ञान शंकर को लज्जित और निंदित करने के लिए वह इतना मूल्य देने पर तैयार थी। किंतु बात मुंह तक आकर लौट जाती थी। गायत्री को कोई बात न सूझती। अकस्मात उसे एक विचार सूझ पड़ा।
उसने विद्या को हिलाकर कहा, क्या सोने लगी? मेरा जी चाहता है कल परसों तक यहाँ से चली जाऊँ। विद्या ने कहा, इतना जल्द? भला जब तक मैं रहूँ तब तक तो रहो। गायत्री, नहीं, अब यहाँ जी नहीं लगता। वहाँ काम काज भी तो देखना है। विद्या, लेकिन अभी तक तो तुमने बाबूजी से इसकी चर्चा भी नहीं की। गायत्री, उनसे क्या कहना, जाऊँ चाहे रहूँ दोनों एक ही है। विद्या, तो फिर मैं भी न रहूँगी, तुम्हारे साथ ही चली जाऊँगी। गायत्री, तुम कहाँ जाओगी? अब यही तुम्हारा घर है, तुम ही यहाँ की रानी हो। ज्ञान बाबू से कहो इलाके का प्रबंध करें, दोनों प्राणी यही सुखपूर्वक रहो। विद्या, समझा तो मैंने भी यही था, लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और जान पड़ती है। कई दिन से बराबर देख रही हूँ कि पंडित परमानंद नित्य आते हैं, चिंताराम भी आते जाते हैं। ये लोग कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारे चले जाने से इन्हें और भी अवसर मिल जाएगा। गायत्री, तो क्या बाबूजी को फिर विवाह करने की सूझी है? विद्या, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। गायत्री, अगर ये विचार उनके मन में आया है तो वह किसी को के रोके न रुकेंगे। मेरा लिहाज करते हैं, पर इस विषय में वह शायद ही मेरी राय लें। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या राय दूंगी मैं। विद्या, तुम रहती तो उन्हें कुछ न कुछ संकोच अवश्य होता। गायत्री, मुझे इसकी आशा नहीं। वहाँ रहूँगी तो कम से कम वहाँ की देख रेख करती रहूँगी। 3 महीने हो गए, लोगों के न जाने क्या क्या उपद्रव खड़े हुए होंगे। 1 दर्जन नातेदार द्वार पर डटे पड़े रहते हैं। एक महाशय नाते में मेरे मामू होते हैं, वे सुबह से शाम तक मछलियों का शिकार किया करते। दूसरे महाशय मेरी फूफी के सुपुत्र हैं, वे मेरे ससुर के समय से ही वहाँ रहते हैं। उनका काम मोहल्ले भर की स्त्रियों को घूरना और उनसे दिल लगी करना। एक तीसरे महाशय मेरी ननद के छोटे देवर हैं, रिश्वत के बाजार के दलाल हैं। इस काम से जो समय बचता वह भांग पीने पिलाने में लगाते हैं। इन लोगों में बड़ा ही गुण यह है कि संतोषी हैं, आनंद से भोजन वस्त्र मिलता जाए, इसके सिवा उन्हें कोई चिंता नहीं। जमींदारी का घमंड सबको है, सभी आसामियों पर रौब जमाना चाहते हैं, उनका गला दबाने के लिए सब तत्पर रहते हैं। बेचारे किसानों को जो अपने परिश्रम की रोटियां खाते हैं, इन निठल्लों का अत्याचार केवल इसीलिए सहना पड़ता कि वह मेरे दूर के नातेदार हैं। मुफ्तखोरी ने उन्हें इतना आत्मशून्य बना दिया, चाहे कितनी रुखाई से पेश आओ, टलने का नाम न लेंगे। अधिक नहीं तो 10 परिवार ऐसे होंगे जो मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने में जीवन के दिन काट रहे हैं। उनका बस चले तो मुझे विष दे दें। किसी के यहाँ से कोई सौगात आए, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती। उनका काम बस यही है कि बैठे बैठे उत्पात किया करें, मेरे काम में विघ्न डाला करें। कोई आसामियों को फोड़ता है, कोई मेरे नौकरों को तोड़ता है, कोई मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, कई महाशय विरासत की आस में 1.5 दूने सूद पर ऋण लेकर पेट पालते हैं। कुछ नहीं बन पड़ता तो उपवास करते हैं, किंतु विरासत का अभिमान जीविका की कोई आयोजना नहीं करने देता। इन लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अभी मुझे जाने दो, बाबूजी भी जल्द ही पहाड़ पर चले जाएंगे। यदि ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़े तो मुझे पत्र लिखना, मैं चली आऊँगी। 2 दिन गायत्री ने किस प्रकार काटे, ज्ञान शंकर ने फिर बातचीत की। 2 दिन गायत्री ने किसी प्रकार काटे, ज्ञान शंकर से फिर बातचीत की नौबत नहीं आई। तीसरे दिन वह विदा हुई, राय साहब स्टेशन तक पहुंचाने गए। ज्ञान शंकर भी साथ थे। गायत्री गाड़ी में बैठी, राय साहब खिड़की पर झुके हुए आम और खरबूजे, लीचियां, अंगूर लेकर गाड़ी में भरते जाते थे। गायत्री बार बार कहती थी, इतने फल क्या होंगे, कौन सी बड़ी यात्रा है, किंतु राय साहब एक न सुनते थे। यह भी रियासत की एक आन थी। संध्या हो गई, वे मन को दृढ़ किए हुए राय साहब के कमरे में गए, किंतु देखा तो वहाँ एक महाशय विद्यमान थे। यह किसी कंपनी का प्रतिनिधि था और राय साहब से उसके हिस्से लेने का अनुरोध कर रहा था, किंतु राय साहब की बातों से ज्ञात होता था कि वह हिस्सा लेने को तैयार नहीं। अंत में एजेंट ने पूछा, आखिर आपको इतनी शंका क्यों है? क्या आपका विचार है कि कंपनी की जड़ मजबूत नहीं है? राय साहब, जिस काम में सेठ जगत राम और मिस्टर मंचूर जी शरीक हों, उसके विषय में ये संदेह नहीं हो सकता। एजेंट,
तो आप क्या समझते हैं कि कंपनी का संचालन उत्तम रीति से ना होगा? राय साहब, कदापि नहीं। एजेंट, तो फिर आपको उसका साझेदार बनने में क्या आपत्ति है? मैं आपकी सेवा में कम से कम 500 हिस्सों की आशा लेकर आया था। जब आप ऐसे विचारशील सज्जन व्यापारिक उद्योग से पृथक रहेंगे तो इस अभागे देश की उन्नति सदैव एक मनोहर स्वप्न रहेगी। राय साहब, मैं ऐसी व्यापारिक संस्थाओं को देश उद्धार की कुंजी नहीं समझता। एजेंट, आश्चर्य से क्यों? राय साहब, इसलिए कि सेठ जगत राम और मिस्टर मंचूर जी का विभव देश का विभव नहीं है। आपकी ये कंपनी धनवानों को और भी धनवान बनाएगी, जनता को इससे कोई बहुत लाभ पहुंचने की संभावना नहीं है। आप कई हजार कुलियों को काम में लगा देंगे, पर ये मजूरे अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे लोभ के बस अपने बाल बच्चों को छोड़कर कंपनी की छावनियों में जाकर रहें, अपना आचरण भ्रष्ट करें। अपने गांव में उनकी एक विशेष स्थिति होती है, उनमें आत्म प्रतिष्ठा का भाव जागृत रहता है, बिरादरी का भय उन्हें कुमार्ग से बचाता है। कंपनी की शरण में जाकर वे अपने घर के स्वामी नहीं दूसरों के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के बंधन से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराइयां करने लगते हैं। कम से कम मैं अपने किसानों को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता। एजेंट, क्षमा कीजिए, आपने एक ही पक्ष का चित्र खींचा है, कृपा करके दूसरे पक्ष का भी अवलोकन कीजिए। हम कुलियों को जैसे वस्त्र, जैसा भोजन, जैसा घर देते हैं, वैसे गांव में रहकर उन्हें कभी नसीब नहीं हो सकता। हम उनको दवा दारू का, उनकी संतानों की शिक्षा का, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने का उचित प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि हम उनके मनोरंजन व्यायाम की भी व्यवस्था कर देते हैं। वह चाहें तो टेनिस फुटबॉल खेल सकते हैं, चाहें तो पार्कों में सैर कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन गाने बजाने के लिए समय से कुछ पहले ही छुट्टी दे दी जाती है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, पार्कों में रहने के बाद कोई कुली फिर खेती करने की परवाह नहीं करेगा। राय साहब, नहीं, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किसान कुली बनकर अभी अपने भाग्य विधाता को धन्यवाद नहीं दे सकता, उसी प्रकार जैसे कोई आदमी व्यापार का स्वतंत्र सुख भोगने के बाद नौकरी की पराधीनता को पसंद नहीं कर सकता। संभव है कि अपनी दीनता उसे कुली बने रहने पर मजबूर करे, पर मुझे विश्वास है कि वह इस दास्ता से मुक्त होने का अवसर पाते ही तुरंत अपने घर की राह लेगा, फिर उसी टूटे फूटे झोपड़े में अपने बाल बच्चों के साथ रहकर संतोष के साथ कालक्षेप करेगा। आपको इसमें संदेह हो तो आप कृषक कुलियों से एकांत में पूछकर अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि आप लोग इस विषय में यूरोप वालों का अनुकरण करके हमारे जातीय जीवन के सद्गुणों का सर्वनाश कर रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियलिज्म औद्योगिकता की जो उन्नति हुई है, उसके विशेष कारण थे। वहाँ के किसानों की दशा उस समय गुलामों से भी गई गुजरी थी। वह जमींदार के बंदी होते थे। इस कठिन कारावास के देखते हुए धनपतियों की कैद गनीमत थी। हमारे किसानों की आर्थिक दशा चाहे कितनी बुरी हो, पर वह किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर कोई उन पर अत्याचार करे तो वह अदालतों से मुक्त हो सकते हैं। नीति की दृष्टि में किसान और जमींदार दोनों बराबर हैं। एजेंट, मैं श्रीमान से विवाद करने की इच्छा तो नहीं रखता, पर मैं स्वयं छोटा मोटा किसान हूँ और मुझे किसानों की दशा का यथार्थ ज्ञान है। आप यूरोप के किसान को गुलाम कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की दशा उससे अच्छी नहीं है। नैतिक बंधनों के होते हुए भी जमींदार कृषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं। कृषकों की जीविका का कोई द्वार हो तो वह इन आपत्तियों को कभी न झेले। राय साहब, जब नैतिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं तो विदित है कि उनका उपयोग करने के लिए किसानों को केवल उचित शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जमींदार के हाथों किसान की दुर्दशा होती है। मैं स्वयं इस विषय में सर्वथा निर्दोष नहीं हूँ। बेगार लेता हूँ, डांड बीज भी लेता हूँ। बेदखली का इजाफा कोई अफसर हाथ से नहीं जाने देता। आसामियों पर अपना रौब जमाने के लिए अधिकारियों की खुशामद भी करता हूँ। साम दाम दंड भेद सभी से काम लेता हूँ, पर इसका कारण क्या है? वही पुरानी प्रथा, किसानों की मूर्खता, नैतिक अज्ञान, शिक्षा का
यथेष्ट प्रचार होते ही जमींदारों के हाथ से ये सब मौके निकल जाएंगे। मनुष्य स्वार्थी जीव है और ये संभव है कि जब तक उसे धींगा धींगी के मौके मिलते रहें वह उनसे लाभ न उठाए। आपका ये कथन सत्य है। किसानों को ये विडंबनाएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। निश्चय ही उनके लिए जीवन निर्वाह के अन्य साधनों का अवतरण होना चाहिए, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा जमींदारों का गुलाम बनाए रखेगा। चाहे कानून उनकी कितनी रक्षा और सहायता क्यों न करे, किंतु ये साधन ऐसे होने चाहिए जो उनके आचार व्यवहार को भ्रष्ट न करें, उन्हें घर से निर्वासित करके दुर्व्यसनों के जाल में ना फंसाएं, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश ना करें। और ये उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाए। वह अपने गांव में कुल बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहें। एजेंट, आपका अभिप्राय कॉटेज इंडस्ट्री यानी गृह उद्योग या कुटीर शिल्प से है। समाचार पत्रों में कहीं कहीं इनकी चर्चा भी हो रही है, किंतु इनका सबसे बड़ा पक्षपाती भी ये दावा नहीं कर सकता कि इसके द्वारा आप विदेशी वस्तुओं का सफलता के साथ अवरोध कर सकते हैं। राय साहब, इसके लिए हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देश से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज़ का किराया देते हैं, मजदूर को कड़ी मजदूरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारों को नफ़ा खूब चाहिए। हमारा घरेलू शिल्प इन समस्त बाधाओं से मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के साथ वह विदेशी व्यापार पर विजय न पा सकें। वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। पूंजी वाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं। वे जानते हैं कि घरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का अंत कर देगा, इसलिए वह इसका विरोध करते हैं। ज्ञान शंकर ने इस विवाद में भाग न लिया। राय साहब की युक्तियाँ अर्थशास्त्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थी, पर इस समय उन्हें उनका खंडन करने का अवकाश न था। जब एजेंट ने अपनी दाल गलते न देखी तो विदा हो गए। राय साहब ज्ञान शंकर को उत्सुक देखकर समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं, पर संकोच बस चुप हैं। बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मुझे फुर्सत है। ज्ञान शंकर की जबान न खुल सकी। उन्हें अब ज्ञात हो रहा था कि मैं जो कथन करने जा रहा हूँ वह सर्वथा असंगत है, सज्जनता के बिल्कुल विरुद्ध। राय साहब को कितना दुख होगा और वह मुझे मन में कितना लोभी और क्षुद्र समझेंगे। बोले, आपसे हेठा नहीं हूँ। उन्होंने कुछ जवाब न दिया। राय साहब को भी इन बातों के कहने का खेद हुआ। ज्ञान शंकर का मन रखने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। नैनीताल का जिक्र आ गया। उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। ज्ञान शंकर राजी हो गए। इसमें दो लाभ थे। एक तो वह राय साहब को नज़रबंद कर सकेंगे, दूसरे वह उच्च अधिकारियों पर अपनी योग्यता का सिक्का बिठा सकेंगे। संभव है राय साहब की सिफारिश उन्हें किसी ऊंचे पद पर पहुंचा दे। यात्रा की तैयारियां करने लगे। यद्यपि गांव वालों ने गौस खां पर जरा भी आँच न आने दी, लेकिन ज्वाला सिंह का उनके प्रति बर्ताव के विषय में पूछताछ करना उनके शांति हरण के लिए काफ़ी था। चपरासी, नाजिर, मुंशी सभी चकित हो रहे थे कि इस अक्खड़ लौंडे ने डिप्टी साहब पर न जाने क्या जादू कर दिया कि उनकी काया पलट हो गई। ईंधन, पुआल, हाड़ी, बर्तन, दूध, दही, मांस, मछली, साग, भाजी सभी चीज़ें बेगार में लेने को मना करते हैं। तब तो हमारा गुजारा हो चुका। भत्ता ही कौन बहुत मिलता है। ये लौंडा एक ही पाजी निकला। एक तो हमें फटकारें सुनाई, उस पर यह और रद्दा जमा गया। चलकर डिप्टी साहब से कह देना चाहिए। आज ये दुर्दशा हुई है, दूसरे गांव में इससे भी बुरा हाल होगा। हम लोग पानी को तरस जाएंगे। अतएव जो हो। ज्वाला सिंह लौट कर आए। सबके सब उनके सामने आकर खड़े हो गए। इजाद हुसैन को फिर उनका मुखपात्र बनना पड़ा। ज्वाला सिंह ने रुष्ट भाव से देखकर पूछा, कहिए, आप लोग कैसे चले? कुछ कहना चाहते हैं? मीर साहब, आपने इन लोगों को मेरा हुक्म सुना दिया है ना? इजाद हुसैन, जी हाँ, यही हुक्म सुनकर तो ये लोग घबराए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। कल इस गांव में एक सख्त वारदात हो गई। गांव के लोग चपरासियों से लड़ने पर आमादा हो गए। वे लोग जान बचाकर चले आए न होते तो फौजदारी हो जाती। इन लोगों ने इसकी इत्तला करके हुजूर के आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज
ममानियत सुनकर होश उड़ गए। पहले ही बेगार आसानी से न मिलती थी, अब जो लोग इस हुक्म की खबर पाएंगे वे और भी शेर हो जाएंगे। कल जो हंगामा हुआ उसका बानी भवानी वही नौजवान था जो सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। उसकी कुछ तंबीह होनी निहायत ज़रूरी है ज्वाला सिंह। उसकी बातों से तो मालूम होता है कि चपरासियों ने ही उसके साथ सख्ती की थी। एक चपरासी ये तो कहेगा ही, लेकिन खुदा गवाह है हम लोग भाग ना आए होते तो जान की खैर न थी। ऐसी जिल्लत आज तक कभी न हुई। हम लोग चार पैसे के मुलाजिम हैं, पर हाकिमों के इकबाल से बड़ों की कोई हकीकत नहीं समझते। गौस खां हुजूर, वह लौंडा इंतहा दर्जे का शरीर है। उसके मारे हम लोगों का गांव में रहना दुश्वार हो गया। रोज़ एक न एक तूफान खड़ा किए रहता है। दूसरा चपरासी, हुजूर ही लोगों की गुलामी में उम्र कटी। लेकिन कभी ऐसी दुर्गत न हुई। इजाद हुसैन हुजूर की रियाया परवरी में कोई शक नहीं। हुक्काम को रहम दिल होना ही चाहिए, लेकिन हक हो तो यह है कि बेगार बंद हो जाए और इन टके के आदमियों का किसी तरह गुजर ही न हो। ज्वाला सिंह, नहीं, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मेरी मंशा सिर्फ यह है कि रियाया पर बेजा सनी न हो। मैंने इन लोगों को जो हुक्म दिया है उसमें उनकी ज़रूरतों का काफ़ी लिहाज रखा है। मैं नहीं समझता कि सदर में ये लोग जिन चीज़ों के बगैर गुजर कर सकते हैं उनकी देहात में आकर क्यों ज़रूरत पड़ती है। चपरासी, हुजूर हम लोगों को जैसे चाहे रखें, हम आपके गुलाम हैं, पर हुजूर की बेरोबी होती है। गौस खां, जी हाँ, ये देहाती लोग उसे हाकिम ही नहीं समझते जो इनके साथ नरमी से पेश आए। हुजूर को हिंदुस्तानी समझ कर ही ये लोग ऐसी दिलेरी करते हैं। अंग्रेज़ी हुक्काम आते तो कोई चूँ नहीं करता। अभी 2 हफ्ते हुए पादरी साहब तशरीफ़ लाए थे और हफ्ते भर रहे, लेकिन सारा गांव हाथ बांधे खड़ा रहा। इजाद हुसैन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हिंदुस्तानी हुक्काम को ये लोग हाकिम ही नहीं समझते जब तक वह इनके साथ सख्ती ना करें। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस पुस्तक में मिस प्रिंट बहुत है, इसीलिए बीच बीच में वाक्य जो हैं वो गलत हो जाते हैं, उच्चारण भी गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर उसके हिसाब से वाक्य बनाना पड़ता है। तो क्षमा करें इस गलती के लिए। जय माँ भारती।